So today we are going to start with a new chapter, that is chapter 8, appointment, powers, duties and liabilities of an auditor. लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमारा जो लास्ट चैप्टर था उसमें इंटरनल ऑडिट के कुछ डिसएडवांटेजेस रहते थे, वो डिस्कस कर लेते हैं पहले, उसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल ऑडिट, ये कर रहे थे हम। और इसमें मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था कि यदि इंटरनल ऑडिट स्टाफ जो है वो अनहैप्पी है, इंटरनल ऑडिट स्टाफ यदि अनहैप्पी है, ना खुश है एंड अनसेटिस्फाइड है, असंतुष्ट है, तो उस केस में वो अपनी ड्यूटीज जो है वो प्रॉपरली नहीं निभा पाएगा। उसकी सेवाएं हेल्पफुल नहीं होंगी। ये पॉइंट डिस्कस किया था। सेकंड, स्मॉल एंटरप्राइजेस जो हैं, जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकती इंटरनल ऑडिट को, अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि इसके लिए एडिशनल स्टाफ रखना पड़ता है, और जब हम एक्स्ट्रा स्टाफ रखते हैं तो उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। सो जो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं वो इंटरनल ऑडिट को अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। थर्ड इज, यदि इंटरनल ऑडिट स्टाफ इंटरनल ऑडिट स्टाफ यदि कंपनी की मैनेजमेंट के साथ, प्रबंधन के साथ मिल जाए, कनीव करे। व्हाट डू यू मीन बाय कनीव? मिल जाना, मिल जाए, तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन को हानि। क्योंकि जो इंटरनल ऑडिट स्टाफ है वो मैनेजमेंट ने खुद ही अपॉइंट किया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन के खुद के एम्प्लॉयज हैं ये जो इंटरनल ऑडिट स्टाफ में बैठे हैं। सो पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहती है कि ये जो स्टाफ है ये मैनेजमेंट के साथ मिल जाए, और जहां पे ये दोनों आपस में मिल जाते हैं वहां पे ऑर्गेनाइजेशन की हानि होती है बच्चे। नेक्स्ट इज नो स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन। ये चीज मैं आपको स्टार्टिंग से बताती आ रही हूं कि जो इंटरनल ऑडिटर है कि कोई निर्धारित योग्यता नहीं है, कोई निर्धारित योग्यता नहीं है। सो अगर आपने कोई ऐसा पर्सन अपॉइंट कर लिया जिसको ऑडिट की नॉलेज नहीं है, तो फिर से जो इंटरनल ऑडिट का काम है वो हेल्पफुल नहीं रहेगा। एंड लास्ट इज, ये इंटरनल ऑडिट जो है, इंटरनल ऑडिट इज नॉट एज इफेक्टिव एज एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट साल के एंड में होता है जब बाहर से एक सीए आता है और आकर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करता है। तो जो इंटरनल ऑडिट है वो एक्सटर्नल ऑडिट जितना सफल नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि इंटरनल ऑडिट स्टाफ में जो लोग बैठे हैं, जो इंटरनल ऑडिट स्टाफ है, नियुक्त किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा।
ऑर्गेनाइजेशन खुद नियुक्त करती है। जो इंटरनल ऑडिट स्टाफ है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन के खुद के लोग बैठे हुए हैं, जिस वजह से इनको प्रबंधन के हिसाब से काम करना पड़ता है। इंटरनल ऑडिट स्टाफ को मैनेजमेंट के हिसाब से काम करना पड़ता है, मैनेजमेंट के इशारों पर नाचना पड़ता है। जबकि एक्सटर्नल ऑडिट में ऐसा नहीं होता। सो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इंटरनल ऑडिट के। फर्स्ट इज कि अगर इंटरनल ऑडिट स्टाफ अनहैप्पी है या अनसेटिस्फाइड है, तो उसकी सेवाएं ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल नहीं रहेंगी। जो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि एक्स्ट्रा स्टाफ अपॉइंट करने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है। इंटरनल ऑडिट स्टाफ यदि मैनेजमेंट के साथ मिल जाए, तो इंटरनल ऑडिट का जो पर्पस है वो अचीव नहीं हो पाता, क्योंकि फ्रॉड्स एंड एरर्स उस केस में नहीं पकड़े जाते, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर की कोई निर्धारित योग्यता नहीं है। सो यहाँ पर यदि आप किसी गलत पर्सन को अपॉइंट कर लेते हैं, तो इंटरनल ऑडिट का पर्पस अचीव नहीं हो पाएगा। एंड इंटरनल ऑडिट जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि एक्सटर्नल ऑडिट होता है, क्योंकि जो इंटरनल ऑडिट का स्टाफ है वो मैनेजमेंट ने खुद अपॉइंट किया होता है, जिस वजह से जो ये स्टाफ है वो मैनेजमेंट के इशारों पर नाचता है, उनके इशारों पर काम करता है। चलिए जी, ये था आपके लास्ट चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक जो कि हमारा रहता था। चलिए अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज अपॉइंटमेंट पावर्स एंड ड्यूटीज, लाइबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर। नियुक्ति कैसे होती है? जो एक ऑडिटर है उसको नियुक्त कैसे किया जाता है, कैसे अपॉइंट किया जाता है, उसके पास क्या शक्तियां होती हैं, क्या कर्तव्य हैं उसके, इन सब बारे में डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर में। सो सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर, ऑडिटर की नियुक्ति। ऑडिटर की नियुक्ति की बात हम तीन पार्ट्स में करेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के केस में, सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न जहां पे एक अकेला ओनर होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिटर कैसे नियुक्त होता है। सेकंड हम इसकी बात करेंगे पार्टनरशिप फर्म के केस में, जहां पर दो या दो से अधिक पार्टनर्स रहते हैं, वहां पर ऑडिटर की नियुक्ति किस तरह से होती है। एंड देन वील टॉक अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर इन केस ऑफ कंपनी। सबसे बड़ा पार्ट हमारा कंपनी का है, और हम स्टार्टिंग से ही, जब हमने ऑडिटिंग की स्टार्टिंग करी थी, इंट्रोडक्शन करी थी, तभी से हम ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो ऑडिटिंग का फंक्शन है वो सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में और पार्टनरशिप फर्म के केस में अनिवार्य नहीं होता, मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन कंपनी के केस में ऑडिट करवाना जरूरी होता है। ये बात हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के केस में ऑडिटर कैसे नियुक्त किया जाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, सोल मींस सिंगल, सिंगल मतलब एक, जहां पर सिंगल ओनर होता है, एक मालिक, एक ही मालिक होता है बिजनेस का, उसे आप सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न कहते हैं। और सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के केस में ऑडिट करवाना अनिवार्य नहीं। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार
यहाँ पर ऑडिट करवाना अनिवार्य नहीं होता है। जब ऑडिट करवाना अनिवार्य ही नहीं है, तो फिर ऑडिटर की नियुक्ति क्यों? भई अपनी मर्ज़ी है, सिंगल ओनर है, लेकिन सिंगल ओनर होने के बावजूद भी वो चाहता है कि जो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, वो टाइम टू टाइम चेक होते रहें। इसलिए उसकी मर्ज़ी है, वो ऑडिट करवा सकता है। किसी ने उसके हाथ नहीं पकड़े। अनिवार्य नहीं है, लेकिन अपनी मर्ज़ी से एक सोल प्रोप्राइटर जो है, वो अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवा सकता है, उसकी मर्ज़ी है। मान लीजिए कि आप एक सिंगल ओनर हैं अपने बिज़नेस के और आप अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप ऑडिटर की नियुक्ति कैसे करेंगे? कैसे ऑडिटर को नियुक्त करेंगे आप? बेटा यहाँ पर जो ऑडिटर की नियुक्ति होती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द प्रोप्राइटर एंड द ऑडिटर। ऑडिटर की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट आधारित होती है किस पर? आधारित होती है म्यूचुअल एग्रीमेंट पर। म्यूचुअल एग्रीमेंट, व्हाट इज म्यूचुअल एग्रीमेंट? आपसी सहमति। म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन किस किस के बीच में? म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन प्रोप्राइटर, जो बिजनेस का ओनर है, एंड द ऑडिटर। इन दोनों में आपसी एक अनुबंध हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड होता है कि ऑडिटर किस तरह से नियुक्त होगा, ऑडिटर की ड्यूटीज क्या होंगी, ऑडिटर की पावर्स क्या होंगी, ये सब कहाँ पर डिफाइंड रहेगा, ये सब एग्रीमेंट में डिफाइंड रहेगा। यहाँ पर मेन चीज क्या है कि यहाँ पर म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है बिटवीन प्रोप्राइटर एंड द ऑडिटर। क्या यहाँ पर कोई कानून है? क्या कोई कानून है जो यहाँ पर ऑडिटर की नियुक्ति की बात करता है? नहीं। कानून जो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की बात करे, ऐसा कोई कानून है जो सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में ऑडिटर की नियुक्ति की बात करे? नो, यहाँ पर ऐसा कोई कानून नहीं होता। जबकि कंपनी के केस में कानून है। कौन सा कानून है कंपनी के केस में? इन द चैट बॉक्स प्लीज, वेरी क्विकली। कंपनी के केस में ऐसा कौन सा लॉ है जो कि ऑडिटर की नियुक्ति की बात करता है? और ना सिर्फ ऑडिटर की नियुक्ति की बात करता है, ऑडिटर की शक्तियों की, ऑडिटर के कर्तव्यों की भी बात करता है। ऐसा कौन सा लॉ है? कंपनीज एक्ट। वेरी गुड ऋषभ, कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट ने कंपनी का ऑडिट अनिवार्य बना दिया है कि कंपनी का ऑडिट करवाना जरूरी है। साथ ही साथ कंपनीज एक्ट में ऑडिटर की नियुक्ति कैसे की जानी है, इस बारे में भी बात करी गई है। और ना सिर्फ ऑडिटर की नियुक्ति के बारे में, बल्कि ऑडिटर की शक्तियों के बारे में, ऑडिटर के कर्तव्यों के बारे में भी बात करी है कंपनीज एक्ट ने। जबकि यदि हम सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न की या फिर पार्टनरशिप फर्म की बात करें, तो इन दोनों केसेस में कोई ऐसा कानून नहीं है जो कि ऑडिटर की नियुक्ति को अनिवार्य बनाए। ठीक है जी। यहाँ पर ऐसा कोई कानून नहीं है, और क्योंकि कानून नहीं है, तो ऑडिटर की नियुक्ति किस तरह से होगी? प्रोप्राइटर और ऑडिटर के बीच में जो आपसी सहमति हुई है, म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है, उस आधार पर ऑडिटर को नियुक्त किया जाता है। ये जो एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोप्राइटर एंड ऑडिटर के बीच में हुआ है, वो वर्बल भी हो सकता है और
रिटन भी हो सकता है। जिस म्यूचुअल एग्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं ये वर्बल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। वर्बल मतलब मौखिक, ओरल, मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। लेकिन बताएं फायदा कब रहेगा? फायदा तब रहेगा जब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये रिटन में हो। अगर लिखित होगा तो बेहतर है। लिखित एग्रीमेंट बेहतर रहता है क्योंकि लिखित एग्रीमेंट दोनों दोनों पार्टीज के हित में रहता है। क्यों हित में रहता है? यदि कल को कोई झगड़ा हो जाता है तो रिटन एग्रीमेंट दिखाया जा सकता है। ठीक है जी, तो इसलिए रिटन एग्रीमेंट कर लें तो ज्यादा बेटर है। तो फिर यहाँ पर क्या जरूरी बातें हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या जरूरी बातें हैं यहाँ पर जो ध्यान में रखने लायक हैं? सबसे पहले तो एग्रीमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट, नियुक्ति का अनुबंध। नियुक्ति का अनुबंध। जो सोल प्रोप्राइटर है वो ऑडिटर को अपॉइंटमेंट लेटर दे कि जी आप इस डेट से नियुक्त किए जाते हैं और आपके ये काम है। एंड रिटन ऑर्डर रिसीव करना। रिटन ऑर्डर, लिखित में ऑर्डर रिसीव करना जिसमें ऑडिट का स्कोप हो। जिसमें ऑडिट का स्कोप हो। स्कोप की बात हम कई बार कर चुके हैं। व्हाट इज स्कोप? स्कोप मींस काम का दायरा। वो क्या होता है मैम? वो हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार पहले भी। काम का दायरा मींस क्या काम करना है, क्या काम करना है, कब तक करना है, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा कि जो सोल प्रोप्राइटर है वो क्या चाहता है ऑडिटर से। ऑडिटर से कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करवाना चाहता है और कब तक चेक करवाना चाहता है। ये जरूरी बातें आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में देखनी पड़ेंगी ऑडिट करवाने से पहले। अब यदि हम बात करें ऑडिटर की रेम्यूनरेशन की, रेम्यूनरेशन, ऑडिटर्स सैलरी या फिर ऑडिटर की फीस, अगर हम ऑडिटर की रेम्यूनरेशन की बात करें तो क्या कोई कानून है यहाँ पर जो कि रेम्यूनरेशन के बारे में या फिर ऑडिटर की सैलरी के बारे में बात करता है? नहीं जी, यहाँ पर कानून नहीं है। तो रेम्यूनरेशन कैसे डिसाइड होगी? म्यूचुअल एग्रीमेंट के जरिए। म्यूचुअल एग्रीमेंट, वो जो एग्रीमेंट हुआ है ना दोनों पार्टीज के बीच में, प्रोप्राइटर और ऑडिटर के बीच में जो म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है उसी में लिखा हुआ होगा कि रेम्यूनरेशन इतनी मिलेगी ऑडिटर को। कितनी फीस मिलेगी? 20,000 मिलेगी, 25,000 मिलेगी। ये कहां पर लिखा हुआ मिलेगा? एग्रीमेंट में लिखा हुआ मिलेगा। फिर राइट्स कौन से होंगे? अधिकार। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ऑडिटर के क्या अधिकार रहेंगे ऑडिट करते हुए?
यहाँ पर हम बार बार ये बात कर चुके हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में कोई लीगल रेगुलेशन नहीं है, नो लीगल रेगुलेशन, कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, कानूनी अधिनियम नहीं है, ऑडिटर को लेकर कोई कानूनी अधिनियम नहीं है। फिर राइट्स कहाँ से पता चलेंगे? लेकिन कोई कानूनी अधिनियम ना होने के बावजूद भी ऑडिटर के कुछ मूल अधिकार हैं। इसके बावजूद भी कि कोई कानूनी अधिनियम नहीं है, इसके बावजूद भी ऑडिटर के कुछ मूल अधिकार हैं बच्चे। क्या मूल अधिकार हैं जो ऑडिटर को मिलते हैं? नंबर 1, अधिकार कि वो बुक्स एंड अकाउंट्स को एग्जामिन कर सके। बुक्स एंड अकाउंट्स को एग्जामिन, व्हाट इज एग्जामिन, चेक करने का अधिकार। भाई अगर यही अधिकार उसको नहीं मिलेगा फिर काहे का ऑडिटर? तो ये मूल अधिकार तो उसका है ही कि बुक्स एंड अकाउंट्स को वो चेक कर सकता है। दूसरा दूसरा अधिकार क्या है उसका? कि वो जरूरी जानकारी, जरूरी जानकारी एवं स्पष्टीकरण, जरूरी जानकारी एवं स्पष्टीकरण पाने का अधिकार। अगर वो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पाना चाहता है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, या फिर कोई क्लैरिफिकेशन चाहता है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड क्लैरिफिकेशन पाना चाहता है, तो वो अपने क्लाइंट से मांग सकता है। उसका क्लाइंट कौन है? प्रोप्राइटर उसका क्लाइंट है। तीसरा तीसरा अधिकार क्या है? सैलरी पाने का अधिकार, अपनी फीस पाने का अधिकार, रेम्यूनरेशन या फिर अपनी फीस पाने का अधिकार। और ये फीस कहां पर बनाई, कहां पर है, कहां पर मिलेगी उसे? जो म्यूचुअल एग्रीमेंट में निर्धारित है, जो म्यूचुअल एग्रीमेंट में निर्धारित है। म्यूचुअल एग्रीमेंट में निर्धारित करी गई है ना उसकी फीस, तो जो निर्धारित फीस है उसको पाने का अधिकार है उसके पास। और क्या अधिकार है? और ये अधिकार है यदि ऑडिट करते समय उसको किसी तरह का कोई शक होता है, कोई सस्पिशन अराइज होता है, या फिर वो कोई फ्रॉड्स एंड एरर्स का पता लगाता है, तो उसको वो अपनी रिपोर्ट में मेंशन करे। ऑडिट के दौरान यदि उसे शक होता है, सस्पिशन, या उसे किसी एरर या फ्रॉड का पता चलता है, तो रिपोर्ट में लिखने का अधिकार। ऑडिट करने के बाद उसको अपनी रिपोर्ट बनानी होती है ना, तो ऑडिट के दौरान यदि उसको किसी भी तरह का कोई शक या एरर या फ्रॉड पता चलता है तो वो अपनी रिपोर्ट में लिख सकता है। इस चीज का अधिकार है उसके पास। सो क्या क्या अधिकार है उसके पास? सबसे पहला अधिकार
कि वो बुक्स ऑन एंड अकाउंट्स को एग्जामिन कर सकता है, चेक कर सकता है, प्रोप्राइटर से कोई ज़रूरी जानकारियाँ, स्पष्टीकरण माँग सकता है, अपनी फीस पाने का अधिकार है उसके पास, और ऑडिट के दौरान कुछ भी उसको एरर, फ्रॉड या कोई शक होता है किसी चीज़ पर तो अपनी रिपोर्ट में लिख सकता है, इस चीज़ का अधिकार है उसके पास। ठीक है जी, अब अधिकारों की बात तो हो गई, अब कर्तव्य क्या है उसके? ड्यूटीज़, ड्यूटीज़, कर्तव्य। हम बात कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के केस में ऑडिटर के कर्तव्यों की। क्या कर्तव्य है उसके? सबसे पहले तो ऑडिट स्टार्ट करने से पहले वो ये देख ले कि उसको क्या अधिकार दिए गए हैं और उसके कार्य का क्षेत्र क्या है। ऑडिट प्रारंभ करने से पहले अपने अधिकार, अपने अधिकारों एवं कार्यक्षेत्र, कार्यक्षेत्र क्या है? स्कोप ऑफ ऑडिट, अपने कार्यक्षेत्र का पता करना। जब तक उसको अपने अधिकार और उसे क्या काम करना है, यदि उसको यही नहीं पता होगा, तब तक वो अपना काम कैसे शुरू करेगा? सो पहला कर्तव्य है इस बारे में जानकारी पाना। दूसरा, अपना काम, अपना ऑडिट का काम परिश्रम, व्हाट डज परिश्रम मीन इन इंग्लिश? डिलिजेंस। परिश्रम, बुद्धिमानी, इंटेलिजेंस एवं ईमानदारी से करना। ईमानदारी, इंटेग्रिटी से करना। ये उसका कर्तव्य है कि जो भी कार्य वो करे वो पूरे परिश्रम से करे, बुद्धिमानी से करे और ईमानदारी से करे। और क्या कर्तव्य है? ऑडिट कंप्लीट होने पर, ऑडिट कंप्लीट होने पर ऑडिट रिपोर्ट जमा करना। ऑडिट रिपोर्ट बनाना और उसे जमा करना, ये कर्तव्य है उसका। और क्या कर्तव्य है? यदि प्रोप्राइटर ऑडिटर से सुझाव, सुझाव क्या? सजेशंस, सुझाव मांगता है तो उपलब्ध करवाना। कोई सुझाव यदि सोल प्रोप्राइटरशिप मांगता है कि किस तरह से बुक्स को इम्प्रूव किया जा सके, ऐसे सुझाव देना प्रोप्राइटर को। ठीक है जी, ये सब कर्तव्य हैं उसके। क्या? ऑडिट स्टार्ट करने से पहले अपने कर्तव्यों और कार्यक्षेत्र के बारे में जानना, अपना काम पूरे डिलिजेंस, इंटेलिजेंस, इंटेग्रिटी से करना, ऑडिट कंप्लीट होने पर ऑडिट रिपोर्ट जमा करवाना, और यदि प्रोप्राइटर उससे किसी तरह का कोई सुझाव मांगता है तो ऐसे सुझावों को उपलब्ध करवाना। अब ये सब तो बातें हो गई। लास्ट एक जो बात रहती है, रिमूवल, निष्कासन। ऑडिटर को हटाना कैसे है? सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में ऑडिटर को हटाना कैसे है? कैसे हट सकता है ऑडिटर? भाई प्रोप्राइटर ने ही लगाया था और प्रोप्राइटर ही अपनी मर्जी से हटा सकता है। ठीक है जी,
सो यहाँ पर ऑडिटर कैसे हटता है? प्रोप्राइटर की मर्जी से, प्रोप्राइटर की मर्जी से, या फिर एग्रीमेंट के बेस पर, या फिर एग्रीमेंट के आधार पर। मान लीजिए एग्रीमेंट में ये लिखा था कि जो ऑडिटर है वो 5 साल के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का ऑडिट करेगा। तो भाई 5 साल के बाद अपने आप ही ऑडिटर जो है वो हट जाएगा। तो या तो एग्रीमेंट के आधार पर ऑडिटर को हटाया जा सकता है, या फिर प्रोप्राइटर अपनी मर्जी से ऑडिटर को हटा सकता है। सो ये सब बातें हैं ये सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में किस तरह से ऑडिटर की नियुक्ति की जाएगी, किस तरह से ऑडिटर को रेम्यूनरेशन दी जाएगी, ऑडिटर के क्या अधिकार रहेंगे, क्या कर्तव्य हैं, और ऑडिटर को रिमूव कैसे किया जा सकता है इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। कल हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप फर्म का केस, कि पार्टनरशिप फर्म के केस में किस तरह से ऑडिटर की नियुक्ति की जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।